Hello student, welcome to Swan class. Today we will going to discuss about our next topic technological and institutional reforms. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर में से सारे फूड क्रॉप्स को डिटेल में पढ़ लिया. मेजर फूड क्रॉप्स, अदर फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स. आप लोग वो वीडियोस नहीं देखे हो तो गो एंड वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. एंड ये वाला जो आज का टॉपिक है हमारा टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बोर्ड्स में इसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं. तो इसीलिए और ये जो वीडियो लेक्चर है ये मैंने मतलब बहुत सारे पॉइंट्स इसमें रखे हैं, पॉइंट वाइज ये बना दिया है ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए. राइट, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. एंड ये पूरे वीडियो लेक्चर को बहुत ही ध्यान दे के सुनना, बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुनना ताकि ये टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाए. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि व्हाट आर टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, आखिर ये है क्या चीज़. ठीक है, क्योंकि हम लोग पूरा जान जाएंगे और यही नहीं समझ में आएगा है क्या चीज़ तो बड़ा मुश्किल होगा समझने में. तो सबसे पहले हम वो देखते हैं कि व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स. Steps, that is the steps taken by the government to bring about improvement in agriculture are termed as institutional and technological reforms. तो ये क्या है एक्चुअली में, ये कुछ स्टेप्स है, यानी कि सरकार के द्वारा उठाया गया कुछ ऐसा कदम है जो एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में क्या लाती है, इम्प्रूवमेंट लाती है. ठीक है, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म. यानी कि पूरी तरह से ये एग्रीकल्चर बेस्ड है. ये जो रिफॉर्म है, ये जो सुधार है, रिफॉर्म्स क्या होता है, सुधार होता है. तो ये जो सुधार है हमारा, ये पूरी तरह से किस पे आधारित है, एग्रीकल्चर पे. क्योंकि जो भी कदम गवर्नमेंट उठाएगी या उठाने वाली है या उठा चुकी है वो सब एग्रीकल्चर के इम्प्रूवमेंट के लिए होता है. एंड उसी को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म. समझ में आ गया होगा. अब बात करते हैं कि ये क्यों ज़रूरी है. ठीक है, ये क्या है ये तो हम लोगों ने समझा, लेकिन ये ज़रूरी आखिर क्यों है, क्यों एग्रीकल्चर में सुधार होना ज़रूरी है, क्या क्या कारण है जिसकी वजह से सुधार होना ज़रूरी है. क्योंकि अगर बात सुधार की हो रही है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ कुछ प्रॉब्लम है. जहाँ प्रॉब्लम्स है सुधार वहीं तो होती है ना. तो इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स है जिससे कि सुधार की बातें हो रही हैं. तो सबसे पहले हम लोग उसी को देखते हैं कि आखिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो हमारे फार्मर्स को फेस करना पड़ता है. बिकॉज ऑफ सम मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन फार्मर्स. क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं उन लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं. ये हमें पता नहीं चलता है. हम लोग अपने डेली बेसिस पे हम लोग वीट, राइसेस एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं. बट इनके पीछे जो हमारे फार्मर्स हैं वो कितनी मेहनत करते हैं, उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, वो सारा हम लोग नहीं समझ पाते हैं. ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे कि वो कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में सुधार की आवश्यकता पड़ने लगी. तो सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम होता है वो है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. ये क्या होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है विखंडन. विखंडन इसको हिंदी में बोला जाता है. इसको अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोले तो ज़मीन के टुकड़े टुकड़े होना. ठीक है, ये होता है फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड. तो ये ज़मीन के टुकड़े टुकड़े एक्चुअली होते कैसे हैं, तो देखो बहुत पहले संपत्ति का अधिकार था. ठीक है, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि उसमें क्या होते थे कि जो पूर्वज होते थे, मतलब वो जैसे कि किसी पिता के पास बहुत बड़ा ज़मीन है. ठीक है, अब वो क्या क्या उसके 4 बेटे हैं तो वो हर एक को तो हिस्सा देगा. राइट, तो वो उसकी एक बड़ी सी ज़मीन को 4 हिस्सों में बांट दिया. सबको अपना अपना हिस्सा चाहिए था, सब लोगों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया. तो ठीक है, वो बड़ी सी ज़मीन 4 हिस्सों में बट गई. अब वो हर एक के 2-2 बच्चे हुए, तो हर एक ने अपने अपने वाले हिस्से को फिर 2-2 में डिवाइड कर दिया. तो अब वो क्या हो गए, अब वो 4 से 2 और वो 4 से 8 हो गए. राइट, समझ रहे हो, एक हिस्से में 2-2 हो गए. तो पहले तो 1 से 4 हुए, अब वही ज़मीन का टुकड़ा 4 से 8 हो गया. ठीक है,
तो ये जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन का विखंडन होना, टुकड़े टुकड़े होना। तो क्यों होता है, इसमें समस्या क्या है? आप सोचोगे ठीक है भाई, सभी को अपना अपना हिस्सा मिल रहा है, तो समस्या कहाँ पर है? देखो, समस्या यहाँ पर है कि पहले जिस ज़मीन में बहुत सारी फसल उपजती थी, अब उसी ज़मीन में फसल का कुछ हिस्सा उपज रहा है। समझ रहे हो बात को? देखो, पहले वही वाली ज़मीन की अगर हम बात करें तो कई एकड़ में फैली हुई थी, तो उनमें जो भी चीज़ लगाया जाता था, एक तो मेहनत सबका सेम होता था, मतलब एक साथ सब लोग फील्ड में काम करते थे खेतों में, तो पैदावार जो है वो बहुत ज़्यादा होती थी। और इसके बाद क्या हुआ, उसके हिस्से बँट गए, तो सब दूसरे का हिस्सा में तो कोई जाके करेगा नहीं, सब अपने अपने वाले को ही डेवलप करने लगा। तो अब वो जो इतने एकड़ में फैली हुई ज़मीन थी, वो छोटे छोटे टुकड़े में बट के 8 हिस्सों में हो गई, तो पैदावार भी तो कम हो गई ना। लोग तो अपने अपने अकॉर्डिंग ही फसल करने लगे, तो वो हो जाता है किसानों की समस्या, ज़मीन का फ्रेगमेंटेशन, ज़मीन की बंटवारा, वो हो जाता है। सेकंड क्या होता है, सस्टेन्ड यूज़ ऑफ लैंड बाय यूजिंग प्रिमिटिव मेथड। देखो, ये प्रिमिटिव मेथड क्या होता है, इसको हम लोगों ने इस वीडियो, ये जो चैप्टर है हमारा, इससे पहले ही डिस्कस किया था हम लोगों ने। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ा था ना, प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया ये क्या होता है। ये एक प्राचीन तरीका होता है खेती करने का, जैसे कि बारिश पे निर्भर रहना, फिर खाद के लिए गोबर वगैरह सड़ी पत्तियों से बनी हुई खाद पे डिपेंड रहना, एंड बीज जो है वो लोकल होना। ये सब क्या प्रिमिटिव मेथड है। एंड जो यूज़ होते इक्विपमेंट, जो भी एग्रीकल्चर में इक्विपमेंट यूज़ होते हैं वो लोकल होना, यानी कि जैसे हल हो गया, यानी कि बैलगाड़ी, वो सब। ठीक है, तो ये हमारा प्रिमिटिव मेथड है। तो क्या होता है, तो अभी भी जो हमारे इंडियन फार्मर्स है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज़ को नहीं जानते हैं। मोस्टली विलेजेस में जाओगे, विज़िट करोगे, तो ये तुम देखोगे कि अभी भी जो हमारे किसान हैं, तो वो ट्रैक्टर्स यूज़ ना कर के वो लोग अभी भी बैलों और हलों से ही खेती कर रहे हैं। थ्रेशर मशीन यूज़ ना करके वो लोग अभी भी हाथ से कटाई कर रहे हैं। तो ये सब प्रिमिटिव मेथड है। तो प्रिमिटिव मेथड में जो लैंड यूज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड होता है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें प्रेशर पड़ता है और अधिक यूज़ होता है। ठीक है, तो ये भी एक मेजर प्रॉब्लम्स है, क्योंकि देखो, एक तो मतलब उन बेचारों को मेहनत इतनी ज़्यादा करनी पड़ रही है, फसल रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब आप एक मशीन का काम करोगे तो एक मशीन उसे 1 घंटे में करती है, अब इंसान करेगा तो वो 4 से 5 घंटे लगाएगा। तो काम तो आपका वही हो रहा है, लेकिन आवर्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो क्या होता है, वो उतने बेटर रिजल्ट नहीं दे पाती है वो ज़मीन। मतलब जैसे अगर उस पर अच्छी तरीके से खेती की जाए तो वो बेटर रिजल्ट देगी, बट अभी वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट नहीं दे रही है। तो ये होता है एक प्रॉब्लम। दूसरे प्रॉब्लम क्या है, डिपेंडेंस अपन मानसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी। ये भी सेम वही थिंग हो गई कि इसमें भी क्या होते हैं, किसान अभी भी बहुत सारे किसानों को देखोगे तो उनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, उनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होने के कारण वो अभी भी बारिश के पानी में ही, मतलब रेन वाटर में ही, वो मानसून में ही वो डिपेंडेंट है। वो मतलब जब भी बारिश होती है तभी वो अपने वर्क को स्टार्ट कर पाते हैं। मोस्टली नॉर्थ में आपके ईस्ट साइड में आपके ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, नॉर्थ साइड में तो आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी, तो वो सब जो स्टेट्स है वो बहुत रिच है। एंड जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है या ईस्ट वाले, वो थोड़े से वो स्टेट्स में ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा पाई जाती है। राइट, तो होता क्या है कि जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो लोग मॉनसून पे डिपेंड होते हैं, क्योंकि उनके पास आर्टिफिशियल इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, अपना ट्यूबवेल नहीं है, अपना फिर कैनल्स की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो आपके पंप सेट नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें क्या होते हैं, बारिश के पानी पे डिपेंड होना पड़ता है। बारिश हुई समय पर तो ठीक, नहीं होने से क्या हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। कई बार आप पेपर में पढ़ोगे खास करके गर्मी के दिनों में कि ये जिला जो है सुखाड़ घोषित हो गया या सूखाग्रस्त हो गया। तो क्यों होता है, अगर प्रॉपर फैसिलिटी होती इरिगेशन की तो ये समस्या नहीं आती ना।
सूखा घोषित होता ही नहीं, बारिश के ना से ही तो आर्टिफिशियल तरीके से इरिगेट कर दिया गया फसल को, बट ये नहीं हो पाता है क्योंकि आज भी इस क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट की कमी है। लोगों तक प्रॉपर जो हमारा आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है वो लोगों तक प्रॉपरली अभी तक नहीं पहुंचा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, राइट। और अभी तक वो लोग नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंडेंट है, मतलब पत्तियों को सड़ा के खाद बनाते हैं या गोबर वगैरह खाद होता है, इस टाइप के फर्टिलिटी खाद पे ही वो लोग डिपेंडेंट है। पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो भी उनका हाई लेवल का नहीं होता है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है उन्हें फेस करने पड़ते हैं। मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं, आउटपुट नहीं मिलती है उन्हें, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, फेसिंग एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लैंडर। देखो आमतौर पे किसान जो होते हैं, देखोगे कि हमेशा वो कर्ज में डूबे रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि चलो इस साल मान लिया कोई किसान है एक, ठीक है, तो वो कर्ज ले लिया, कर्ज ले करके अपनी ज़मीन में खेती कर ली। उसने उम्मीद क्या रहा उसका कि इस साल बहुत अच्छी वाली फसल होगी, तो हम क्या करेंगे, फसलों को बेच करके जो भी कर्जा है वो सारा तो चुका देंगे और बाकी जो बचेगा हम रख लेंगे, राइट। यही उम्मीद से ना किसान कर्ज लेते हैं। बट क्या हो जाता है, उस साल पता चला उतनी बारिश ही नहीं हुई। अब ऊपर से मनी लैंडर्स जो होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, मनी लैंडर्स वगैरह ना, जो वो इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, ठीक है, सूद पे पैसा देते हैं। वो ये नहीं देते कि लो भाई 50,000 वो मेरे को बाद में लौटा देना, इतना ही, वो नहीं होता है। क्या होता है कि वो जब भी पैसा देते हैं तो वो मंथली इंटरेस्ट जोड़ते, सूद ब्याज हमेशा बढ़ते रहता है, राइट। तो क्या होता है, किसान ले लिया मान लिया कर्ज, ठीक है, इसके बाद क्या हो गया, वो तो बड़ा उम्मीद से फसल वसल लगा लिया, मेहनत किया, पूरा खूब मेहनत किया अपनी खेत में। अब बेचारे के पास आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम है ही नहीं, बारिश के पानी पे डिपेंड है, बारिश हो ही नहीं रह गई, उस साल हुई ही नहीं, तो क्या होगा ऐसे में, उसका फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। क्योंकि फसलों को आमतौर पर राइस जो होते हैं उसे बहुत ज़्यादा बारिश की आवश्यकता होती है, तो उनका तो राइस का फसल पूरा बर्बाद हो गया ना। तो अब क्या है, वो जितना कर्ज लिया था उसके पास उतना भी वापस नहीं आया, खुद का खाने भर भी नहीं आया, ठीक है। तो क्या करेंगे वो लोग, सूद बढ़ते जा रहा है, जो पैसा उन्होंने लगाया था वो भी वापस नहीं आया। अब वही राइस से वो लोग घर में भी खाते हैं, वो फसल ही नहीं हुआ तो वो लोग क्या खाएंगे, ये प्रॉब्लम हो गया। तो ऐसे में किसान क्या कर लेते हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते कि कभी कभी तो किसान जो है वो सुसाइड कर लेते हैं। आप लोग कभी कभी ये पेपर में पढ़े होंगे कि किसान ने आत्महत्या करी, तो ये प्रॉब्लम तो यही प्रॉब्लम की वजह से वो लोग इतना ज़्यादा डिप्रेशन फील करने लगते हैं कि लास्ट में उन्हें आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाना पड़ जाता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हमारे फार्मर्स फेस करते हैं। और लास्ट वन की लॉस ड्यू टू नेचुरल क्लैमिटीज। तो जो हमारे नेचुरल क्लैमिटीज होते हैं, जैसे कि सूखाग्रस्त, ठीक है, फिर आपका अधिक बारिश होना, कभी कभी बारिश हिसाब से ज़्यादा हो जाती, जब होनी चाहिए नहीं होती है, जब नहीं होनी चाहिए तभी हो जाती है, वो होता है। कभी कभी मतलब वही फ्लड जो होता है, फ्लड आ जाता है पूरा, उससे पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। ड्राउट से पूरी फसल बर्बाद होती है, सूखाग्रस्त से पूरी बर्बाद हो जाती है। तो कभी कभी आपके और अदर्स नेचुरल क्लाइमेटी जो होते हैं उनसे भी सारी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो बर्बाद तो चलो नेचुरल क्लाइमेटी से होती है, बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि उनको उन फसलों का फिर जो मुआवजा होता है वो भी नहीं मिलता है, ठीक है। आग से, बीमारी से, सूखा से, चक्रवात से, अधिक बारिश से, वो सबसे फसल बर्बाद तो हो जाती है, बट उनका मुआवजा भी उन्हें नहीं मिलता है कभी कभी। तो इससे क्या होता है, एक तो दो तरफ से मार पड़ जाता है उन्हें। एक तो मतलब ऑलरेडी उनका जो साल भर का, देखो एक बार जो किसान फसल लगाते हैं उनसे वो साल भर खुद खाते हैं और उसको बेच कर पैसा भी कमाते हैं। तो एक तो बेच के पैसा कमाने के बाद छोड़ ही दो, खुद भी खाने के लिए नहीं होता है। और दूसरे क्या होते हैं, जो पैसा उन्होंने लगाया था वो तब उनको मिलने से रहा। अगर सरकार ऐसे में मुआवजा दे दी होती तो क्या होता कि उनको कुछ पैसा तो उनके पास होता, ठीक है, अपना लिवलीहुड चलाने के लिए, बट वो चीज़ नहीं होता है। तो ये सारे लॉस जो होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। ये सारे लॉस जो हम लोगों ने अभी देखे हैं, जो हमारे फार्मर्स को झेलने होते हैं, तो ये सब ना हो
अगर देखो इतना सारा लॉसेस हमारे फार्मर्स झेलेंगे तो कहाँ से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आएगा, कहाँ से इम्प्रूवमेंट आएगा। वो तो खुद ही हमारे जो फार्मर्स होते हैं वो खुद ही खाने के लिए परेशान रहेंगे, तो वो कैसे खिलाएंगे दूसरों को, वो कहाँ से अनाज उपजाएंगे। तो इन्हीं फील्ड्स में क्या का ज़रूरत होने लगा, रिफॉर्म का ज़रूरत होने लगा, राइट। तो सरकार क्या कि इस दिशा में बहुत सारे स्टेप्स ली। वो क्या क्या स्टेप्स ली हम लोग उसको वन बाय वन देखते हैं, और उन्हीं स्टेप्स को क्या बोला जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक, तो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में वो कौन कौन से स्टेप्स थे। सबसे पहला जो हमारा स्टेप था वो था लैंड रिफॉर्म का, राइट। लैंड रिफॉर्म का स्टेप्स था सबसे पहला स्टेप्स हमारा, जो कब हुआ था 1951 में। ये क्या था, लैंड रिफॉर्म। इसमें हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लैंड रिफॉर्म एक्ट 1951 जिसको बोला जाता है, ये आज़ादी के बाद हमारा तुरंत लागू किया गया था। हमारी आज़ादी हमें मिली थी 1947 में, उसके बाद तुरंत ये लागू किया गया था। तो देखो क्या होता था आज़ादी से पहले, जो जैसे अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड, यानी कि ज़मीन जो है वो छोटे छोटे टुकड़े में बटी हुई थी। तो बेसिकली उस समय में लोग, जैसे अभी मैंने बताया कि इतने ज़्यादा परेशान हो जाते थे, तो खेती करने के लिए पैसा लेते थे किससे, ज़मींदारों से। बदले में क्या करते थे, अपनी ज़मीन गिरवी रखते जाते थे, राइट। तो इस तरह से करके ज़मींदारों के पास ना बहुत सारी ज़मीन हो गई थी, ठीक है। वो नहीं कि जैसे कि वो 8 टुकड़ा हो गया ज़मीन का, अब वो आठों के आठों किसके अंडर में आ गया, ज़मींदार के अंडर में। क्यों आ गया, क्योंकि वो किसान जो थे वो अपनी फील्ड में वो नहीं कर पा रहे थे, वो नहीं पैसा लगा पा रहे थे, तो उन्होंने ज़मींदार से कर्ज लिया, बट वो कर्ज लौटा नहीं पाए, तो ज़मींदार क्या किए, बदले में उनकी ज़मीन ही ले ली उनसे कि ज़मीन दे दो, कर्ज तुम्हारा माफ़, जाओ। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अब वो आठों के आठों ज़मीन का हो गया, ज़मींदारी के पास चला गया। तो ठीक है, वो चीज़ हो गया। तो ये जो लैंड रिफॉर्म एक्ट जो हमारा आया 1951 में, इसमें क्या किया गया, कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसमें क्या किए गए, जो ये प्रथा था, ज़मींदारी प्रथा, इसको ख़त्म कर दिया गया। ठीक, पहले तो ज़मीन को कलेक्टिवाइजेशन मतलब एक जगह पे लाया गया, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग यानी कि जो ज़मीन की जो अलग अलग लोग अलग अलग ज़मीन लेके रखे थे उसको एक किया गया, ठीक है। और इसी के साथ ही क्या किया गया, जो पहले हमारा जो संपत्ति का अधिकार था वो पहले मौलिक अधिकार था, अभी उसको ख़त्म करके उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। जो संपत्ति का अधिकार था हमारा, तो उससे क्या फ़ायदा हो गया, तो उससे ये फ़ायदा हुआ कि ये जो अलग अलग ज़मीन जो सब अपने ज़मींदारी को गिरवी दे रहे थे, अब सरकार क्या की, ज़मीन को ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर करके वो सारे ज़मीन को अपने अंडर में ले ली सरकार, ठीक है। अब जो लैंड हमारा हो गया ये सरकार के अंडर में आने लगा, ये किसी पर्सनल के अंडर में नहीं आता था, अब ये सरकार के अंडर में आने लगा, आपको उनसे लेना होगा। तो इसमें क्या अच्छा हुआ, तो अच्छा आपका ये हुआ कि देखो ज़मींदार जो है वो पहले जो लैंड एरियाज़ को जो 8 टुकड़ा में बटा हुआ था उसको वो ले लिया, ठीक। तो अब वो ले लिया तो वो एक ही ना हो गया, वो सब एक ही हो गया, सब उसी का अपना हो गया। जो 8 था फिर समझो वो एक हो गया, भले वो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन वो मालिक कौन है, मालिक तो एक ही है। अब 8 मालिक नहीं है, उसका एक ही मालिक है, वो ज़मींदार। तो उस वक्त सरकार क्या की, ज़मींदारों को बहुत सारा मुआवजा, मतलब पैसा दी, बदले में ज़मीन ऐसे थोड़ी ले ली, तो उसके बदले में देते हैं ना सरकार, तो उसको ज़मींदारों को बहुत सारे मुआवजा दी बदले में, और वो सारी ज़मीन को अपने अंडर में कर ली। करीब 1700 हेक्टेयर्स या उससे भी ज़्यादा ज़मीन को उस टाइम सरकार अपने अंडर में कर ली थी, और ज़मींदारी सिस्टम को ख़त्म कर दी थी, ठीक है। ये ज़मींदार सिस्टम अंग्रेज लोग का दिन था, वो लोग ही ज़मींदार सिस्टम का ऐसे बढ़ावा दिए थे, तो उसको, वो प्रथा को सरकार क्या की, ख़त्म कर ली और ज़मीन को एक कर दी। कलेक्टिवाइजेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, जो ज़मीन का जो होल्डिंग मतलब ज़मीन का जो मालिक था, माने कि ज़मीन को जो रखता है, ज़मीन जिसका होता है ना वो होल्डिंग होता है, जिसकी वो तुम्हारा ज़मीन तो वो तुम्हारे होल्डिंग में, तो वो सब एक कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया लैंड रिफॉर्म एक्ट में इसको किया गया, राइट। इसके बाद क्या हुआ, ख़त्म तो कर दी, जितना ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म कर दिया गया, और जो अलग अलग ऐसे होता था, अलग अलग ज़मीन में अपना अपना खेती बाड़ी, वो भी ख़त्म कर दिया गया। और जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे, जो हमारे इंडिया आज़ाद होने के बाद बने थे फर्स्ट 5 ईयर प्लान, तो वो सिर्फ इसी बेसिस पे थे, वो लैंड रिफॉर्म
पे ही थे, ठीक है, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में ही थे। अगर आप लोगों को याद होगा वो 5 ईयर प्लान, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो किसके बेसिस पे थे, एग्रीकल्चर इम्प्रूवमेंट में ही थे, उसी में लैंड रिफॉर्म एक्ट भी बना था, ठीक है। और वो ख़त्म कर दिया गया, जो इनहेरेंट लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के चलते जो बना था कि टुकड़ों में ज़मीन बढ़ती जा रही है, उसको वो समाप्त कर दिया गया। अब क्या होने लगा, इसके बाद सारा ज़मीन क्या है सरकार के अंदर में चली गई। दूसरा कदम उन्होंने उठाया एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म जो 1960 टू 1970 में लागू हुआ। इसमें क्या किया गया, इसमें ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन लाए गए। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था, तो इसमें पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। ये पैकेज टेक्नोलॉजी क्या होते हैं, तो एक पैकेज में आपके सारी चीज़ होते हैं, HYV सीड्स होते हैं, मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं फार्मिंग के लिए, और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, यानी सारे कुछ आपके एक पैकेज में आते हैं, ठीक है, एक पैकेट में आते हैं, ठीक। एंड इसको फार्मर्स को दिया जाता है ताकि वो यूज कर सके फॉर द फार्मिंग। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज़ हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन में। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन जब हुआ तो बहुत ज़्यादा मतलब एग्रीकल्चर रिफॉर्म्ड हुआ, क्योंकि न्यू मेथड, न्यू सीड्स लाए, न्यू वेरिएशन ऑफ सीड्स लेकर के आए। HYV सीड्स था, फर्टिलाइजर्स का नया लेकर के आए वो लोग, नए फर्टिलाइजर्स, नए इक्विपमेंट जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर मशीन, ये सब सारा लेकर के आए वो लोग। एंड इसके बाद इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स पे अच्छे वाले केमिकल्स के लेकर के आए। तो कुल मिलाकर के खेती जो है वो एकदम से रेज कर गई, ठीक है। वो कहाँ तो आपके 20-30% में चल रही थी, अब सीधे रेज करके 18 to 90% पहुँच गई। जो उसके बाद जो उसका रिजल्ट आया, आउटपुट आया जो एग्रीकल्चर का, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, राइट। ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा वो अच्छा था, एकदम से हमारी जो एग्रीकल्चर है वो रेज कर गई और वो डेवलप्ड कर गई। तो हमारे 3 स्टेट, पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी ही वो 3 स्टेट थे जिन्होंने पहले मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक को अपनाया था। इसके बाद आया वाइट रेवोल्यूशन। तो वाइट रेवोल्यूशन क्या होता है, ये ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जाना जाता है। तो ये था आपका जो मिल्क मतलब ज़्यादा दूध उत्पादन, ठीक है, दूध उत्पादन में बढ़ोतरी, उसी को हम लोग वाइट रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अभी के टाइम में हमारे इंडिया नंबर 1 रैंकिंग पे है इसमें मिल्क प्रोडक्शन में, ठीक है, नंबर 1 रैंकिंग। इसके बाद USA है। तो जो वाइट रेवोल्यूशन में क्या किया गया, पहले तो सबसे पहले जोर दिया गया पशुपालन के लिए, मतलब डेयरी फार्मिंग खोला गया। डेयरी फार्मिंग खोल करके वहाँ पे बहुत सारे आपके जो दूध देने वाले जानवर है उनको रखा गया। एंड उसके बाद उनको देख रेख, उनके बाद मिल्क प्रोडक्शन, तो ये सारा कुछ बहुत ही अच्छी तरह से किया गया। जो हम लोग पैकेट वगैरह में दूध लेते हैं ना, तो ये सारा वही वाइट रेवोल्यूशन की देन है। और जो वाइट रेवोल्यूशन जो ऑपरेशन फ्लड था, ये ऑपरेशन ही वही है आपके ऑपरेशन फ्लड जो है, तो ये ऑपरेशन ही है जो मतलब क्या किए आपके मिल्क प्रोडक्शन में डेवलप कराया, राइट। तो अभी हमारा कंट्री जो है वो नंबर 1 है। थर्ड था हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, ये आया आपका 1980 to 1990 में। इसमें क्या किया गया, भूमि विकास कार्यक्रम इसको बोला जाता है, देखो याद रखना, ठीक है। 1950 में लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, 1960 to 70 में एग्रीकल्चर रिफॉर्म आया, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम आया 1980 to 1990 में। तो इसमें क्या किया गया, इसमें किया गया प्रोविज़न फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल क्लेमिटीज़। हम लोगों ने अभी नेचुरल क्लेमिटीज़ की बात की थी कि किस तरह से किसानों को नुकसान होता था नेचुरल क्लेमिटी के द्वारा, तो उनको कोई मुआवजा नहीं मिलता था। तो अब इसका प्रोविज़न कर दिया गया क्रॉप इंश्योरेंस, यानी कि अब क्या है, लोगों को फसलों का बीमा कराया जाने लगा और वो उनको मिलने लगा। यानी कि जैसे कि वो कितना, मतलब वो 20,000 लगा देते हैं अपने खेत में, तो उनका वो क्रॉप इंश्योरेंस किया जाता है। इसके बाद उनको अगर उनके फसलों को कोई भी प्राकृतिक आपदा से नुकसान हो, नेचुरल क्लैमिटी जैसे कि सूखा से, बाढ़ से, आग से या चक्रवात से किसी से भी नुकसान हो, तो उनको वो सारा पैसा उन्हें
वापस मिल जाता है सरकार के द्वारा। ठीक है, तो ये क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोविज़न लाया गया। इसके अलावा ग्रामीण बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाए गए और लोन के लिए अदर बैंक भी बनाए गए। किसान भाइयों को क्या किया गया, कम ब्याज पे लोन दिया जाने लगा, लोन दिया जाने का प्रावधान हुआ। ठीक है, माने इनको कम इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है किसान को, हमारे किसानों को। तो और क्या हुआ, इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया जाता है एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी बनाया जाता है, वो उनको मिलता है, किसान क्रेडिट कार्ड्स। ठीक है, वो उन्हें मिलता है, जैसे कि हमारे एटीएम कार्ड्स होते हैं तो उनके भी किसान क्रेडिट कार्ड्स होते हैं। तो उनमें क्या होता है, उनको कम इंटरेस्ट में लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है। तो वो होता है कि आप किसान हो, आपके पास ये कार्ड है और सब कुछ उनको कम कीमत पे प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह पर्सनल एक्सीडेंट स्कीम भी है, तो इसमें भी अगर आप जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो गया खेती बाड़ी या कुछ भी करते समय, तो उनको मुआवजा क्या करेगी, सरकार देगी। तो सरकार ने क्या किया, ये सारे लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में कदम उठाए ताकि जो हमारे किसान भाई है उनको डेवलपमेंट पहुँचे, मतलब उनको जो नुकसान हो रहा था उनको भरपाई किया जा सके। इसीलिए क्या है, हमारे सरकार ने ये सारी कदम उठाई। ये तो हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म था। अब हम लोग बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में। टेक्नोलॉजिकली क्या किया गया, तो एग्रीकल्चर प्रोग्राम एंड वेदर बुलेटिन वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन द चैनल्स। देखो क्या किया गया उसमें, जो हमारे कुछ एग्रीकल्चर प्रोग्राम, कृषि दर्शन, जैसे कि कृषि दर्शन एक दूरदर्शन पे शुरू किया गया, कृषि दर्शन। इसमें क्या किया जाता था, किसान भाइयों के लिए बताया जाता था कि आप ऐसे खेती करो, ये बीज अच्छी रहेगी आपके लिए, ये फसल अभी होना है, माने उन्हें जानकारी प्रदान की गई टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से। देखो, क्योंकि लोग ना जानकारी के अभाव में अपना बहुत बड़ा नुकसान करा बैठते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है। और दूसरी वेदर बुलेटिन, मतलब अभी इस समय में ऐसी मौसम रहेगी, ऐसी बारिश होगी, ये होगा, इतना होगा। तो वो सब क्यों किया गया, ताकि वो लोग अवेयर रह सके, फार्मर्स जो हमारे अवेयर रह सके कि कब कैसा मौसम होने वाला है एंड कब हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए। तो रेडियो के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से लोगों तक ये सारे प्रोग्राम्स पहुंचाए जाने लगे। इसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट क्रॉप। इसके बाद एक प्राइसेस फिक्स की गई, किसके लिए, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फॉर इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट क्रॉप है हमारी, व्हीट, राइसेस, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनके लिए एक जो उन्हें पारिश्रमिक दी गई, पारिश्रमिक। प्रोक्योरमेंट प्राइसेस क्या होता है, रिम्यूनरेटिव प्राइसेस भी वही होता है, मतलब कि उन्हें पारिश्रमिक, जो मेहनत करते हैं उनके लिए उन्हें पैसे देने लगी सरकार। ठीक है, वो जो भी मेहनत करते हैं उनके लिए उन्हें पैसे दिए जाने लगे, राइट। तो ये चीज़, जो भी इम्पोर्टेंट क्रॉप्स वो लगाते थे उन्हें सपोर्ट प्राइस मिलने लगा। इसके बाद फार्मिंग स्किल की भी उनकी फार्मिंग स्किल की भी क्या की गई, इम्प्रूव की गई। कैसे इम्प्रूव की गई, इसी तरह से कार्यक्रम वगैरह चला के बीच बीच में आपके वो ट्रेनिंग स्किल्स लगा करके, ताकि फार्मर्स जो हमारे हैं वो इम्प्रूव हो सके, उनके अंदर इम्प्रूवमेंट आ सके। ठीक है, तो इस तरह से सरकार ने हमारे किसान भाइयों पर ध्यान दिया। ऐसा नहीं है कि उन्हें उनके हाल में छोड़ दिया गया, ऐसा नहीं है, हमारे सरकार ने उन पर ध्यान दिया। और अभी इसका नतीजा ये है कि बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में हम नंबर 1 या 2 में आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों के प्रोडक्शन में, क्योंकि सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। और वो, क्योंकि देखो 60% जो हमारा पॉपुलेशन है ना, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, हमारे 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो ये बहुत ज़रूरी बन जाता है कि सरकार इस दिशा पे ध्यान दी, और ऑब्वियसली दे भी रही है। इतने सारे रिफॉर्म्स को लेकर के आई, स्टेप्स को लेकर के आई, और रिफॉर्म हुआ, इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म हुआ। आज क्या है, हमारे खेत जो है, वो हमारे फार्मर्स जो है, उनके जो फसल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है हमारे खेतों में, और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट भी बहुत कुछ होने लगा। इतना ज़्यादा हम लोग डेवलप कर लिए पहले की अपेक्षा कि अब हम एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। पहले तो खुद के ही खाने के लिए नहीं होते थे, अब हम अदर कंट्रीज़ में सप्लाई कर, एक्सपोर्ट कर। तो इतना ज़्यादा रिफॉर्म क्या है,
हमारे एग्रीकल्चर की दृष्टि से एग्रीकल्चर में आया हमारे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। ठीक है, तो आई होप कि ये वाला जो टॉपिक था ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि क्या है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से होते हैं, एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ये जो नोट्स मैंने जो दिया हुआ है इसको आप लोग देख लो एक बार फिर से, ताकि आप लोगों को सारा कुछ ईजिली समझ में आ जाए। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।